एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं क्लास 11th केमिस्ट्री पी ब्लॉक एलिमेंट्स का बोरोन फैमिली का वन शॉट वीडियो। खत्म करेंगे पूरे बोरोन फैमिली को सिर्फ एक वीडियो के अंदर। और जैसा कि सबको पता ही है कि हमारे वन शॉट वीडियो की तो एक ही खास बात है कि पूरे वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो क्या सभी तैयार हैं? लेट्स गेट स्टार्टेड। पी ब्लॉक एलिमेंट, चूंकि इससे पहले हमने एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रखा है, तो आई गेस कि आप ये गेस कर ही सकते हो कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है। एग्जैक्टली जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो जाता है पी ऑर्बिटल में, करेक्ट। तो अब अगर हम थोड़ा और सोचें कि हमारा पी ऑर्बिटल मतलब ब्लॉक डायग्राम से अगर हम देखें कि पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, तो हम देखते हैं कि पी ऑर्बिटल में px, py, pz 3 होते हैं, तो दो दो सब में यानी कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, राइट। हमने क्या देखा था, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में एक एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते थे और इसी वजह से हमारे पास 2 ऐसे ग्रुप्स थे जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स थे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। उसी तरह यहां पर हम देखते हैं कि पी ब्लॉक में यानी कि पी ऑर्बिटल में जा सकते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए 6 ऐसे ग्रुप्स हैं जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आएगा। और वो कौन कौन से ग्रुप्स है? ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो टोटल ये 6 ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो आज का हमारा एजेंडा है सिर्फ ग्रुप नंबर 13, जिसे हम बोरोन फैमिली भी कहते हैं, उसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो वही घिसा पिटा सवाल कि क्यों पढ़ना है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्यों पढ़ना है बोरोन फैमिली, और मैं भी वही जवाब दूंगी कि क्योंकि इस ग्रुप के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत यूजफुल होते हैं। तो चलो अगर बोरॉन की ही बात कर लेते हैं, तो ये बहुत सारे सेक्टर्स में यूजफुल होता है। जैसे कि बात करो एयरक्राफ्ट की या स्टील इंडस्ट्री की या फिर बुलेट प्रूफ वेस्ट्स की या फिर एंटीसेप्टिक की, सब जगह बोरॉन यूजफुल होता है। उससे नीचे आओ, बात करो एल्यूमिनियम की, तो आई एम प्रिटी श्योर कि एल्यूमिनियम तो हम में से सभी लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते ही हैं। इनफैक्ट अगर मैं अपने घर की बात करूं तो मेरे घर में तो एल्यूमिनियम फॉयल जो है इट इज अ रेगुलरली यूज्ड थिंग। कहीं भी आ रहे हैं जा रहे हैं तो खाना जो है उसी में पैक होता है। तो एल्यूमिनियम रैप आई थिंक इज अ वेरी कॉमन थिंग दैट वी यूज। नॉट जस्ट दैट, आई एम प्रीटी श्योर कि आप में से बहुत लोगों के घर में एल्यूमिनियम के बर्तन होंगे। एल्यूमिनियम जो है वो एलॉयज के लिए यूज होता है, वायरिंग में भी पाया जाता है इसका यूज। चूंकि एल्यूमिनियम काफी लाइट वेट होता है, इसलिए एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में भी इसका काफी यूज पाया जाता है। तो बच्चों कुल मिला के ये जो एलिमेंट्स हैं काफी यूजफुल हैं, तभी पढ़ रहे हैं, वरना हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, राइट। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में खास बात ये रहेगी कि उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी ऑर्बिटल में जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम ये नोटिस करते हैं कि ये जो जितने भी 6 ग्रुप्स हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक सिमिलैरिटी है। बोलो क्या? इन जनरल सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनफैक्ट जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस फॉर्मेट का होता है, NS2 NP126। अब ये 126 क्या है? मतलब अगर मैं ग्रुप 13 की बात कर रही हूं तो हो जाएगा NS2 NP1, ग्रुप 14 की बात कर रही हूं तो हो जाएगा NS2 NP2, ग्रुप 15 की बात कर रही हूं तो NS2 NP3, ग्रुप 16 की बात कर रही हूं तो NS2 NP4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो मतलब NP P वाले सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे चेंज होता रहेगा बेस्ड ऑन द ग्रुप वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एक खास बात ये होती है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की कि इस ब्लॉक में ना हमें मेटल्स भी मिलते हैं, हमें नॉन मेटल्स भी मिलते हैं और हमें मेटलॉइड्स भी मिलते हैं। तो तीनों कैटेगरी की चीजें हमें देखने को मिलेंगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी काफी वैरायटी देखने को मिलेगी। और हमेशा की तरह यहां पर भी सभी ग्रुप का जो पहला मेंबर है, जो ऊपर है, हेड जो है, उसका बिहेवियर बाकियों से कुछ अलग होगा, क्योंकि जो टॉप वाला एलिमेंट होता है ना वो हमेशा कहीं ना कहीं से थोड़ा वियर्ड, थोड़ा यूनिक, आप जो कह लो इस तरीके से बिहेव करता है।
तो ये देखो स्क्रीन पर आ गया हमारे सारे के सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक के सारे एलिमेंट्स। ठीक है, अब यहां पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो आप क्या देखोगे कि डायगोनली ये जो ब्राउन कलर के एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना, मतलब एलिमेंट्स ब्राउन कलर के नहीं है, यहां पर उन्हें ब्राउन से हाईलाइट किया है। ये जो ब्राउन हाईलाइटेड एलिमेंट्स हैं ये क्या है, ये है मेटलॉइड्स, यानी कि ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में लाई करते हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज में भी ना थोड़ी मेटल्स वाली थोड़ी नॉन मेटल्स वाली वो बीच वाली फीलिंग आती है। तो ये हैं अपने मेटलॉइड्स। ठीक है, अब मेटलॉइड्स की एक बहुत खास बात देखो, बड़ा मजा आएगा। जब आप पूरे पीरियोडिक टेबल को नोटिस करोगे और फिर मेटलॉइड्स को देखोगे तो आप देखोगे कि इनके लेफ्ट हैंड साइड में सारे मेटल्स हैं और इनके राइट हैंड साइड में सारे नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, अब अगर आप एक एक ग्रुप को नोटिस करोगे, ठीक है, लेट अस सपोज हम बात कर रहे हैं अभी के लिए ग्रुप 13 को नोटिस करो, वहां पर मेरा बोरॉन क्या है, मेटलॉइड है। बोरॉन के नीचे जितने भी आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो सारे मेटल्स हैं। चलो आगे बढ़ो, ग्रुप 14 को नोटिस करो, यहां पर मेटलॉइड क्या क्या है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन जर्मेनियम के ऊपर जो है नॉन मेटल है यानी कि कार्बन, और नीचे जितने हैं सारे मेटल्स हैं। तो बेसिकली आप नोटिस करोगे कि किसी भी ग्रुप में जहां पर मेटलॉइड होता है ना, उसके ऊपर होते हैं नॉन मेटल्स और उसके नीचे होते हैं सारे मेटल्स। अच्छा रहेगा अगर हमें इन मेटलॉइड्स के नाम याद रहे। क्या फायदा होगा उससे, देखो उसके कई फायदे। एक तो फायदा ये होगा कि जब हम ग्रुप वाइज स्टडी करेंगे तो हमें पता रहेगा भाई इस ग्रुप में मेटलॉइड कहाँ लाई करता है, उससे हमें इनकी प्रॉपर्टीज समझने में आसानी होगी। दूसरी बात है, हमें एक आइडिया लग जाएगा कि पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, बट आप पूछोगे कि बट मैम अब इतने नाम याद कैसे रहेंगे, क्योंकि करीब करीब 7 मेटलॉइड्स फिलहाल हमें दिख रहे हैं, स्टार्टिंग विद बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक वगैरह जितने भी ब्राउन में हैं। राइट, टेंशन की क्या बात है, मेमोरी टिप दूंगी मैं। ठीक है, तो मेमोरी टिप कुछ ऐसा है, बच्चे सीता गीता आस्था सबको टेनिस आता। सिंपल। ठीक है, चलो देखिए कैसे है ये मेमोरी टिप, फिर से बताती हूं, बच्चे सीता गीता आस्था सबको टेनिस आता। तो बच्चे बोले तो बोरॉन, सीता बोले तो सिलिकॉन, गीता बोले तो जर्मेनियम, आस्था बोले तो आर्सेनिक, सबको बोले तो एसबी, टेनिस बोले तो टेल्यूरियम और आता बोले तो एटी। सिंपल इजंट इट। तो बच्चे सीता गीता आस्था सबको टेनिस आता। तो इस तरीके से हमें मेटलॉइड्स हमेशा याद रहेंगे। तो बच्चा पार्टी, पीरियोडिक टेबल के जो जनरल ट्रेंड्स थे वो तो हम सबको पता ही है, राइट। हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का वन शॉट भी पढ़ा था, हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स का वन शॉट भी पढ़ा था। तो ये सारी चीजें तो हमें पता ही है कि पीरियोडिक टेबल में ओवरऑल जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होता है। और ठीक उसी तरह जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। एग्जैक्टली, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होता है। एग्जैक्टली, तो ये चीजें हमें पता है। तो फिलहाल हमारा फोकस क्या रहेगा, बोरोन फैमिली। तो बोरोन फैमिली की अगर हम बात करते हैं, इसे बोरोन फैमिली क्यों कहते हैं, क्योंकि बोरोन इसका पहला एलिमेंट है। बिल्कुल, और जैसे कि मैंने बताया पहला एलिमेंट है ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा उसको फोकस तो एक्स्ट्रा मिल ही जाता है। तो उसी के नाम पे रख दिया गया है ग्रुप 13 के सारे एलिमेंट्स का नाम बोरोन फैमिली। अगर इनके एबंडेंस की बात करें तो बोरोन जो है ये काफी रेयर है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मिलता है, ये रेयर है। ये नॉन मेटल भी है। इनफैक्ट आप बोलोगे कि मैम अभी तो मेटलॉइड में याद कराया था। हाँ एग्जैक्टली। तो बेसिकली व्हाट आई मेंट टू से इज कि बोरॉन जो है ये मेटल नहीं है। ठीक है, तो इसे हम मेटलॉइड के अंदर इसलिए इंक्लूड करते हैं क्योंकि ये मेटल और नॉन मेटल के बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे रहता है। ठीक है, तो एक खास बात बोरोन की ये है। उसके बाद अगर हम नीचे जाते हैं तो आता है अपना एल्यूमिनियम। तो मैं बता दूं एक वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि एल्यूमिनियम इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में थर्ड मोस्ट अबंडेंट है, मतलब इट इज फाउंड इन अबंडेंस, काफी मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा जो नीचे के एलिमेंट्स हैं, चाहे गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, ये इनका जो है बहुत ज्यादा अबंडेंस में ये नहीं पाए जाते हैं, ये कम क्वांटिटीज में ही हमें मिलते हैं। अब देखो बच्चों, बढ़िया ये रहेगा कि आपको ग्रुप वाइज जो है ना सारे एलिमेंट्स याद रहे सीक्वेंस में। ठीक है, आप पूछोगे क्यों?
ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे जब हम स्टडी करेंगे ना, अभी आप देखोगे आगे जब हम स्टडी करेंगे तो हर जगह मैं यही बोलूंगी कि हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ये इंक्रीज होता है, ये प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है, ये ऐसा होता है, एसिडिक नेचर डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। तो हम तो ऐसे ही बताते जाएंगे कि डाउन द ग्रुप ये होगा। लेकिन डाउन द ग्रुप में सीक्वेंस क्या है? मान लो मैंने क्वेश्चन पूछ दिया कि भाई साइज किसका बड़ा होगा, गैलियम का या थैलियम का, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई गैलियम ऊपर आता है कि थैलियम, है कि नहीं। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये याद रहे कि किसके नीचे कौन सा एलिमेंट आता है इन ग्रुप 13। अब वही सवाल कि याद कैसे रहेगा? मेरे मेमोरी टिप से याद रहेगा यार। तो फिर से एक मेमोरी टिप दूंगी मैं, और बहुत ही मजेदार, ठीक है। तो मेरा मेमोरी टिप रहेगा बैंगन आलू गाजर इन थाली। कितना सिंपल था, राइट? ऐसे याद रहेगा, बैंगन आलू गाजर इन थाली। बैंगन बोले तो बोरॉन, आलू बोले तो एल्यूमिनियम, गाजर बोले तो गैलियम, इन बोले तो इंडियम, और थाली बोले तो थैलियम, ठीक है। तो इस तरह के फनी कुछ मेमोरी टिप्स अगर आप भी बनाओगे ना तो आपकी स्टडी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि जो मेमोरी टिप मैंने दिया आपको उसी को याद करना है। आई एम जस्ट गिविंग यू आइडियाज कि इस तरह से ना आप अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना सकते हो। जो याद करने वाली चीजें हैं उनको आसानी से याद कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप अपने खुद के नेमोनिक्स बनाओ एंड इट विल बी सुपर डुपर फन, ठीक है। तो फिलहाल मेरा नेमोनिक्स तो भाई यही है कि बैंगन आलू गाजर इन थाली, ठीक है। तो आगे का क्या एजेंडा है? हमेशा की तरह शुरू कर रहे हैं अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के ट्रेंड्स फॉर बोरोन फैमिली, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब कुछ कवर करेंगे। तैयार हैं सभी लोग? चलो शुरू करें विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलो देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हर एक एलिमेंट का बोरोन फैमिली का। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे बोरोन से, ठीक है। तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन फॉलोड बाय 2s2 2p1, ठीक है, क्योंकि बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, सो 1s2 2s2 2p1 और 1s2 इज हीलियम, ठीक है। उसी तरह अगर बात करें एल्यूमिनियम की तो ये हो जाएगा नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन फॉलोड बाय 3s2 3p1। तो ये कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो सबको पता ही है। ये वाला जो पार्ट है ये 2s2 2p1 3s2 3p1 इसे हम कहते हैं आउटर कॉन्फ़िगरेशन, और ये पूरा जो है इसे हम कहते हैं कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। बात करते हैं अगर हम गैलियम की तो क्या हो जाएगा? नोबल गैस, मतलब गैलियम से पहले जो भी नोबल गैस आ रहा है वो है आर्गन फॉलोड बाय 3d10 4s2 4p1। उसी तरह बात इंडियम की करें तो हो जाएगा क्रिप्टन फॉलोड बाय 4d10 5s2 5p1। थैलियम की बात करें तो हो जाएगा जेनॉन फॉलोड बाय 4f14 5d10 6s2 6p1। अब अगर आप ये पूछें कि भाई मैम मुझे अगर पूरा लिखना हो कॉन्फ़िगरेशन, मतलब मैं नोबल गैस नहीं लिखूं और अगर मैं ऐसे लिखूं, फॉर एग्जांपल बोरोन को अगर मैं ऐसे लिखूं 1s2 2s2 2p1, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। अगर एल्यूमिनियम को मैं ऐसे लिखूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, बिल्कुल चलेगा। तो इट इज़ वन एंड द सेम थिंग, जस्ट दैट कि इतना लंबा कॉन्फ़िगरेशन लिखना जो है ना, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर्स बढ़ेंगे तो इट विल बिकम डिफिकल्ट, तो इसीलिए ये हमारे लिए आसान रहता है इस फॉर्मेट में लिखना। तो अब अगर आप फोकस करो तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको ये देखने को मिलेगा कि सबका जो आउटर कॉन्फ़िगरेशन है उसमें कुछ तो सिमिलैरिटी है, राइट? देखो 2s2 2p1 3s2 3p1 4s2 4p1 5s2 5p1 6s2 6p1। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल इस पूरे फैमिली के लिए जो हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज ns2 np1। और चूंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है इसीलिए ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये काफ़ी प्रॉपर्टीज सिमिलर शो करते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं एटॉमिक रेडियाई एंड आयोनिक रेडियाई के बारे में। तो बच्चों ये बताओ कि जनरल ट्रेंड क्या होता है? जब हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो मेरा रेडियस के साथ क्या होता है? रेडियस इंक्रीजेस, राइट? रेडियाई बढ़ता है। क्यों बढ़ता है?
सबको पता होगा बाय नाउ, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को देखते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि हर बार एक एक नया शेल ऐड होता जाता है। चूंकि नए शेल्स ऐड होते जाते हैं तो साइज बढ़ता चला जाता है, इसीलिए जो है मेरा एटॉमिक रेडियाई या फिर आयोनिक रेडियाई बढ़ता चला जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो बोरॉन फैमिली हम पढ़ेंगे ना, मैं हर प्रॉपर्टी के साथ ये लेकिन जरूर लगाऊंगी। पता है क्यों? क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ एक्सेप्शन हमको मिलने वाला है। ठीक है, तो फिलहाल इस फैमिली का एक्सेप्शन क्या है, थोड़ा ध्यान से देखो जो यहां पर इनकी रेडियाई दी हुई है। आप क्या नोटिस करोगे कि गैलियम और एल्यूमिनियम इन दोनों का जो रेडियस है इसमें कुछ तो घपला है भाई, है ना। होना क्या चाहिए था, होना यही होना चाहिए था कि एल्यूमिनियम का रेडियस शुड हैव बीन स्मॉलर देन गैलियम, लेकिन हुआ क्या है कि एल्यूमिनियम का रेडियस जो है ये बड़ा है गैलियम से। क्यों भाई, अचानक से गैलियम छोटा क्यों हो गया? तो इसे समझाने के लिए मैं एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगी और बहुत ध्यान से सुनना। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आप यूं समझो कि पूरे बोरॉन फैमिली के सारे एक्सेप्शंस आपको चुटकियों में समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और घबराओ नहीं, मैं एक स्टोरी के फॉर्म में आपको ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। ठीक है, सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बड़े ही ध्यान से देखो। यहां पर मैंने सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डाल दिया है। ज्यादा फोकस करो एल्यूमिनियम और गैलियम पे। क्या अलग हो रहा है, हम नोटिस कर रहे हैं कि गैलियम से पहले तक s और p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व थे। ठीक है, चाहे बोरोन की बात करें चाहे एल्यूमिनियम की बात करें, बट जैसे ही गैलियम की एंट्री हो रही है तो वहां से d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री होने लग जा रही है। राइट, जैसे गैलियम में 3d इलेक्ट्रॉन्स है, उसके नीचे अगर हम जाएं इंडियम में वहां पर 4d इलेक्ट्रॉन्स है, उसके नीचे थैलियम में अगर हम जाएं तो वहां तो f वाले इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और d वाले इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि ठीक है, अगर d इलेक्ट्रॉन्स आ भी गए तो उससे साइज क्यों छोटा हो जाएगा भाई? चलो इसे समझते हैं इस कहानी से। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक फैन है, ये टेबल फैन है जो मेरे से इतने डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है, अब जब मैं फैन को ऑन करती हूं तो लेट्स से जो हवा आती है मेरे को बिल्कुल डायरेक्टली पूरी हवा मुझे मिल रही है। ठीक है, अब मान लो कि मेरे और फैन के बीच में मैं एक पतला सा कर्टन लगा दूं, बहुत पतला सा, तो क्या होगा? क्या मुझे उतनी ही हवा अभी भी मिलेगी? नहीं, थोड़ी कम हो जाएगी। राइट, अब मान लो मैं बीच में एक मोटा सा कपड़ा डाल दूं, लाइक एक कुछ कर्टन टाइप का जो बहुत मोटा हो। ठीक है, ऐसा कुछ लगा दूं तो मुझे अब हवा और कम मिलने लगेगी। और अगर मान लो मेरे और फैन के बीच में मैं एक अच्छी तगड़ी मजबूत एक दीवार खड़ी कर दूं, तब क्या होगा? तब तो हवा मिलनी बंद हो जाएगी भाई, है कि नहीं? राइट, तो इससे क्या पता चल रहा है कि फैन तो चल रहा है, तीनों केस में फैन तो मेरा वैसे ही चल रहा है, उसी स्पीड से चल रहा है, बट मुझे कितनी हवा मिलेगी ये डिपेंड करता है कि मेरे और फैन के बीच में जो पार्टीशन है उसमें कितना दम है। ठीक इसी तरीके से अगर हम एटम के अंदर देखें तो बीच में रहता है मेरा न्यूक्लियस, जो कि क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब ये जो न्यूक्लियस है ये बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है इसे अपनी तरफ खींचेगा। राइट, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, तो ये इसे अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, लेकिन अब न्यूक्लियस के पास तो पॉजिटिव चार्ज है, बट ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है वो डिपेंड करेगा कि इनके बीच में कैसा पार्टीशन है। इसके बीच के जितने इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लोग न्यूक्लियस के इफेक्ट को कितना शील्ड कर पा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में अगर एकदम मजबूत सीमेंट वाली दीवार है तब तो ये अट्रैक्ट इतना होगा नहीं, बट अगर बीच में बिल्कुल पतला सा पर्दा है तब तो ये अट्रैक्ट होगा। ठीक है, सबको समझ आ गया यह कॉन्सेप्ट? अमेजिंग। अब जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला लेसन पढ़ा था जहां पर हमने ये सारा कुछ क्वांटम नंबर्स ऑर्बिटल्स वगैरह वगैरह पढ़ा था, वहां हमने दो चीजें पढ़ी थी। वहां हमने ये इंपॉर्टेंट बात पढ़ी थी कि जो d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होती है। अब आप पूछोगे शील्डिंग इफेक्ट क्या है? इसी को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं कि भाई ये न्यूक्लियस है, ये मेरा आउटर इलेक्ट्रॉन है, तो बीच में जितने इलेक्ट्रॉन है ना वो इलेक्ट्रॉन एक शील्ड का काम करते हैं। राइट, एक दीवार का काम करते हैं। ठीक है, तो हर इलेक्ट्रॉन, कौन से वाले इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, किसी की शील्डिंग इफेक्ट कम है, तो d इलेक्ट्रॉन्स और f इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग इफेक्ट कम है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब अगर आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में d इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो लोग अच्छी तरह से
अच्छा दीवार वो लोग नहीं बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इस वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचता रहता है, राइट। अब जब न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींचता है तो क्या होगा, इसका जो साइज है, इसका जो रेडियस है वो कम हो जाएगा। एंड एग्जैक्टली यही होता है गैलियम के केस में, क्योंकि गैलियम में 3D इलेक्ट्रॉन्स सीन में आ जाते हैं, और ये जो 3D इलेक्ट्रॉन्स है ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट करते हैं, ये अच्छे से मतलब न्यूक्लियर चार्ज को ना ढक नहीं पाते हैं, तो उसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो ओवरऑल गैलियम का साइज छोटा हो जाता है। सबको समझ में आ गया? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये जो रीजन है ना, मैं हर एक्सेप्शन पे यही रीजन चिपकाने वाली हूं, ठीक है। तो देखो यहां पर हमें एक और एक्सेप्शन दिख रहा है यहीं पे, और वो क्या है, इंडियम और थैलियम, इन दोनों के अगर आप वैल्यूज को देखो तो आइडियली थैलियम का जो रेडियस है ये इंडियम से काफी ज्यादा होना चाहिए था, राइट, बिकॉज डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेस। लेकिन यहां पर आप देखो बहुत ही मार्जिनल इंक्रीज है, मतलब आप कह सकते हो कि लगभग बराबर ही है, एक का 167 है तो दूसरे का 170 है, तो लगभग बराबर जैसा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि इंडियम से थैलियम जाने पर साइज बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस करो तो थैलियम के एंट्री के साथ साथ भाई साहब F ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स भी आ चुके हैं, और F ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स की भी पुअर शील्डिंग होती है। तो मतलब थैलियम के केस में D वाले तो थे ही, साथ में F वाले आ गए जिनकी भी शील्डिंग खराब होती है, तो एज अ रिजल्ट बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अंदर की तरफ खिंचे जा रहे हैं, एंड एज अ रिजल्ट साइज उतना बढ़ नहीं पाया जितना बढ़ना चाहिए था। तो अब हम बात करने वाले हैं डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, बिल्कुल सही। डेंसिटी का किस तरह का ट्रेंड देखने को मिलता है किसी भी ग्रुप में? डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो मास इंक्रीज हो रहा होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक मास भी इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि डाउन द ग्रुप इन जनरल एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, तो एटम का साइज अगर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन देखा यह गया है कि मास का जो इंक्रीज है वो वॉल्यूम के इंक्रीज के मुकाबले ज्यादा है, तो एज अ रिजल्ट मास बाय वॉल्यूम जो है वो डाउन द ग्रुप बढ़ रहा होता है, तो हम कहते हैं कि इन जनरल डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। लेकिन यहां पर तो एक्सेप्शन है भाई। कहां पर है एक्सेप्शन? वहीं पे देखो, एल्यूमिनियम टू गैलियम पे एक्सेप्शन है। हम देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम से गैलियम पर जाते ही अचानक से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जा रहा है डेंसिटी। ऐसा क्यों हो रहा है? सेम रीजन चिपकाऊंगी, मैंने पहले ही कहा था। मैंने अभी अभी क्या समझाया था कि गैलियम के केस में डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी पुअर शील्डिंग होती है, जिसकी वजह से इसका एटॉमिक साइज छोटा हो जाता है। एटॉमिक साइज छोटा हो जाता है गैलियम का, तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर कम हो जाएगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगा, राइट। तो वही हो रहा है गैलियम के केस में। ठीक उसी तरह देखो, आपको एक्सेप्शन फिर से दिख रहा है इंडियम और थैलियम के केस में। थैलियम का भी अचानक से काफी ज्यादा डेंसिटी है। ऐसा क्यों? सेम रीजन। थैलियम के केस में भी जो साइज है वो थोड़ा छोटा हो जाता है बिकॉज ऑफ द एफ इलेक्ट्रॉन्स, डी इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी ही थे, ठीक है। उसके वजह से साइज कम हुआ, वॉल्यूम थोड़ा कम हुआ, तो डेंसिटी ज्यादा हो गई। अब बात करेंगे हम मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो जनरली क्या होता है, जनरल ट्रेंड ग्रुप के अलाउंग हम देखते हैं जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं किसी भी ग्रुप में, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एटम का साइज बढ़ रहा होता है। अगर एटम का साइज बड़ा है तो अंदर की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड का लेंथ ज्यादा है, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम है। अगर बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम है तो उन्हें तोड़ना आसान है, जल्दी तोड़ सकते हैं, जल्दी मेल्ट कर सकते हैं, बॉयल कर सकते हैं, और इसीलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते रहता है विद इंक्रीज इन साइज, ठीक है। लेकिन हर जगह लेकिन, क्योंकि हर जगह एक्सेप्शन है। अगर इसे ध्यान से देखो इन वैल्यूज को, तो बॉइलिंग पॉइंट के केस में तो हमें दिख रहा है कि हाँ भाई वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप। जब हम मेल्टिंग पॉइंट पे जा रहे हैं हम देख रहे हैं कि यार बोरॉन का तो एक्सेप्शनली हाई मेल्टिंग पॉइंट है। मतलब कहां दूसरों के ना 900, 300, 400 वाले रेंज में वैल्यूज हैं, बोरॉन का 2400 के रेंज में वैल्यू है। ऐसी क्या खास बात है बोरोन में जिसकी वजह से इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट है? तो खास बात है बोरोन के स्ट्रक्चर में। तो बोरोन का एक बहुत ही खास स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं आइकोसाहेड्रन। आ गया ना एक भारी भरकम नाम, आइकोसाहेड्रन। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर 20 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं, ठीक इसी तरह
तो देखो दिख रहा है ना, बिल्कुल जाली जाली बना हुआ है, इसमें 20 ऐसे ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं, तब बनता है आइकोसाहेड्रन। और बोरोन का ये जो क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर है, तो जाहिर सी बात है कि ये आसानी से तो नहीं टूटेगा, राइट? बहुत आसानी से आप इसे मेल्ट तो ना कर पाओगे, तो इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है। दूसरा एक्सेप्शन यहां पर हमें देखने को मिलता है गैलियम के साथ। अगर आप नोटिस करो तो यार गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली लो है, कुछ ज्यादा ही लो है, इजंट इट? देखो 300 के रेंज में है इसका मेल्टिंग पॉइंट। इनफैक्ट गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट इतना लो है कि समर्स में गैलियम लिक्विड की तरह ही एग्जिस्ट करता है, क्योंकि समर सीजन में वो एनीवेज मेल्टेड फॉर्म में ही पाया जाता है। बट एक इंटरेस्टिंग बात है कि गैलियम का अगर आप बॉइलिंग पॉइंट देखो तो काफी हाई है। इनफैक्ट दिस इज द रीजन कि गैलियम को हम हाई टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए काफी यूज करते हैं, क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर मेजर करना है गैलियम आसानी से बॉयल नहीं होता है, ठीक है? लेकिन वही सवाल तो वही है कि यार इतना एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों है गैलियम का? और यहां भी इसका जवाब है स्ट्रक्चर। अगर हम गैलियम के स्ट्रक्चर को देखें तो इसका स्ट्रक्चर ना मेटल जैसा कम है, और इसका स्ट्रक्चर ज्यादा किसके जैसा है? किसी भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के जैसा है। देखो यहां पर स्क्रीन पे कैसा दिख रहा है, ये एक डाइमर की तरह है, जैसे किसी भी नॉर्मल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होगा, ठीक उसी तरह का स्ट्रक्चर है। और इसी वजह से जो है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज वेरी वेरी लो। तो अब हम बात करने वाले हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। क्या होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी? जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ती है टू टेक आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है? तो नॉर्मली इसका ट्रेंड क्या होता है, किसी भी ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो एटम का साइज बढ़ता रहता है, तो जो मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर जाता रहता है, इसीलिए उस इलेक्ट्रॉन को निकालना मेरे लिए आसान होता जाता है, एंड देयरफॉर आयोनाइजेशन एंथैल्पी मेरी कम होती जाती है, क्योंकि मुझे कम एनर्जी देना पड़ता है उसे निकालने के लिए, ठीक है? लेकिन यहां पर तो एक्सेप्शन है भाई, और ठीक उसी जगह पे एक्सेप्शन है। देखो जैसे ही आप एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ जा रहे हो तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटने के बजाय बढ़ रही है थोड़ी सी। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि गैलियम में आ जा रहे हैं डी ब्लॉक वाले इलेक्ट्रॉन्स, और डी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पुअर शील्डिंग करते हैं, जिसकी वजह से जो बाहर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको भी न्यूक्लियस कस के पकड़ा हुआ है, तो उसको निकालने के लिए भी आपको काफी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी उसकी ज्यादा है, ठीक है? ठीक उसी तरह देखो एक्सेप्शन आपको इंडियम और थैलियम में भी दिख रहा है, और वहां पे भी सेम रीजन है, क्योंकि थैलियम में एफ इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हो जा रहा है, जिसकी वजह से पुअर शील्डिंग हो रही है ऑल द मोर, और जिसकी वजह से बाहर का इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। और अगर आप हायर ऑर्डर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करो, जैसा कि इस टेबल पे आप देख ही रहे हो कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा होता है सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उससे ज्यादा होता है थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एंड सो ऑन। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी एटम में पहला इलेक्ट्रॉन निकालना, जो एकदम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकाल है, उसे निकालना सबसे आसान है, उसका अगला वाला निकालना है तो थोड़ा मुश्किल है, अब उसका अगला वाला निकालना है तो और मुश्किल है, राइट? तो इसीलिए जो बाहर वाला जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो कम होती है, और उसके बाद सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर की वैल्यूज बढ़ती चली जाती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू पुल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है? मतलब लेट अस सपोज कि मैंने और आपने, हमारे बीच में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? अगर मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं तो मैं इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचूंगी, अगर आप ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो आप इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचोगे। सो दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो इलेक्ट्रॉन को उतना अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है? अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो एटॉमिक साइज और दूसरा इलेक्ट्रॉन हंगर, मतलब वो एटम जो है इलेक्ट्रॉन के लिए कितना भूखा है, ठीक है? तो फिलहाल जब हम ग्रुप 13 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, बोरोन फैमिली की बात कर रहे हैं, तो इन सब के लिए इलेक्ट्रॉन हंगर तो बराबर है, मतलब सभी के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है? तो मतलब ऑक्टेट पूरा करने के लिए सभी की सेम रिक्वायरमेंट है, सो दैट वेज इलेक्ट्रॉन हंगर इज सेम। लेकिन एटॉमिक साइज तो सेम नहीं है ना? जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है? घट रहा है। दिस इज आवर जनरल ट्रेंड। बट यहां पर क्या हो रहा है?
क्योंकि यहां पर तो एक्सेप्शन होता है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है यार, बोरोन से एल्यूमिनियम तक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रहा है, बट एल्यूमिनियम ऑनवर्ड्स, एल्यूमिनियम के बाद हल्का हल्का ये बढ़ ही रहा है। देयर इज मार्जिनल इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्यूमिनियम ऑनवर्ड्स। ऐसा क्यों? सेम रीजन चिपकाऊंगी, बोला था मैंने, राइट। क्या हो रहा है एल्यूमिनियम के बाद? एल्यूमिनियम के बाद से यानी कि गैलियम से डी वाले इलेक्ट्रॉन्स आ जा रहे हैं जिनकी शील्डिंग इफेक्ट पुअर है। उसकी वजह से जो मेरा बीच का जो न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, इसका इफेक्टिव चार्ज ज्यादा हो रहा है क्योंकि इसे ढकने वाले कुछ खास लोग हैं नहीं, तो ये काफी स्ट्रांगली बाहर से इलेक्ट्रॉन्स को अभी भी अपनी तरफ खींच सकता है, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। इसीलिए देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है, बट स्टिल थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, एंड दैट इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग बाय डी इलेक्ट्रॉन्स एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बात करेंगे मेटालिक कैरेक्टर की। जनरली हमें क्या पता है, डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती रहती है और इसीलिए उसका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता रहता है। तो यहां पर अगर हम इस ग्रुप की बात करें तो बोरोन मेटल नहीं है, राइट। सो बोरोन इज अ नॉन मेटल, या फिर इसे मेटलॉइड कह लो। और बोरोन के नीचे, मेटलॉइड के नीचे क्या मिलते हैं? मेटल्स। तो ये सारे मेटल्स हैं और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो उनका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अब बारी है डिस्कस करने की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज के बारे में। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, यानी कि कौन कितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन कितने अच्छे से दूसरों को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, अगर मैं एक रिड्यूसिंग एजेंट हूं, इसका मतलब है कि मैं खुद ऑक्सीडाइज होंगी, राइट। यही पढ़ा था हमने रेडॉक्स रिएक्शन में। ठीक है, ऑक्सीडाइज होने का मतलब है कि मैं इलेक्ट्रॉन लूज करूंगी। ठीक है, तो इन जनरल क्या होता है, इन जनरल हम देखते हैं कि किसी भी ग्रुप में हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है, यानी कि ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है, यानी कि रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होती है। तो ऐसा होना चाहिए। सो डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग पावर शुड इंक्रीज, बट एक्चुअली में होता क्या है? होता कुछ यूं है कि बोरोन से लेके एल्यूमिनियम तक तो रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होता है, बट एल्यूमिनियम के बाद से रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज होने लगता है। ऐसा क्यों? सेम रीजन, इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या होता है, एल्यूमिनियम के बाद गैलियम के एंट्री के साथ ही एंट्री हो जाती है डी इलेक्ट्रॉन्स की, वो पुअर शील्डिंग करते हैं। तो क्या होता है, जो बाहर वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको न्यूक्लियस पकड़ लेता है, स्ट्रांगली पकड़ के रखता है और जाने नहीं देता है। वो कहता है कि ना भाई हम तो ना जाने देंगे, है ना। क्योंकि जाने नहीं देता है तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे जाते जाते बढ़ नहीं रही है, एक्चुअली वो थोड़ी कम ही हो रही है, राइट। एंड एज अ रिजल्ट ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी भी थोड़ी कम हो रही है, एंड दैट्स वाई रिड्यूसिंग पावर भी थोड़ी कम हो रही है। तो इसीलिए मैंने बताया था कि बोरोन फैमिली जो है ना, इसमें हमेशा हर प्रॉपर्टी में एक्सेप्शन है और उसका कारण हर जगह शील्डिंग इफेक्ट है या फिर इनर्ट पेयर इफेक्ट है, जो भी कह लो आप इसे। तो अब बात आती है ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालने की, जिसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट इस वीडियो के बाद नहीं होंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बताने के लिए भी मुझे सबसे पहले सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पड़ेंगे, तो चलो फटाफट से लिख लेते हैं। अच्छा, तो अब हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखे हुए हैं। अब ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मतलब क्या होता है? हमने ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पढ़ा था, राइट। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो बोरोन है या एल्यूमिनियम है या गैलियम है, जब ये किसी और के साथ मिल करके एक कंपाउंड बनाते हैं, उस कंपाउंड को अगर मैं इमेजिन करूं कि वो टूट जाए तो बोरोन, एल्यूमिनियम या गैलियम पर कितना चार्ज होगा, राइट। वही होता है ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट, जो कि हमने रेडॉक्स रिएक्शन में डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, तो यहां पर देखो, किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे? आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है, इन्हीं का इन्वॉल्वमेंट होगा, है ना। अब किसका कौन सा आउटर शेल है वो तो बच्चों आप लोग को दिख ही रहा है, राइट। फॉर एग्जांपल बोरोन की बात करें तो आउटर शेल क्या है? 2, n इज इक्वल टू 2, उसी का वो ही आउटर शेल है। उसी तरह एल्यूमिनियम की बात करें तो n इज इक्वल टू 3, गैलियम की बात करें तो n इज इक्वल टू 4, इंडियम की बात करें तो n इज इक्वल टू 5, थैलियम की बात करें तो n इज इक्वल टू 6। ये तो बेसिक चीजें सबको पता है। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालते हैं। बात करते हैं सबसे पहले बोरॉन की। अब बोरॉन के पास एक ऑप्शन ये हो सकता है कि यार इसके आउटर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, ये सबको निकाल दे। ठीक है, कितने हैं? 2, n इज इक्वल टू 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 s में है और 2 p में और 1 p में है, तो टोटल कितने हैं? 3। तो एक ऑप्शन है ये इन तीनों को दे दे, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? +3, राइट। जब 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये +3 हो जाएगा। ठीक है,
इसके पास एक और ऑप्शन है, वैसे एक ऑप्शन ये है कि ये सिर्फ 2p वाले इलेक्ट्रॉन को दे, 2s वाले को ना दे, इसकी मर्जी, राइट। तो इस केस में इसका क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट? +1। तो यानी कि बोरॉन के दो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, +3 और +1। ठीक इसी तरीके से नीचे तक जाएंगे। देखो एल्यूमिनियम के केस में ये चाहे तो दोनों दे दे, मतलब दोनों ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स दे दे, 3s वाले भी दे दे, 3p वाले भी दे दे, तो इसका क्या हो जाएगा? +3। चाहे तो सिर्फ बाहर वाला दे तो हो जाएगा +1। ठीक उसी तरह यहां पर भी चाहे तो ये 4s और 4p दोनों के दे दे, ठीक है, क्योंकि 4 क्या है? 4 इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आउटर शेल, बाहर वाला शेल तो n=4 ही है ना। तो चाहे तो दोनों के दे दे, 4s 4p के, तो हो जाएगा +3, और अगर सिर्फ 4p का देगा तो +1। उसी तरह यहां पर भी +3 या फिर +1, और यहां पर भी +3 +1। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बोरोन फैमिली है इनके पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या क्या हैं? +3 और +1। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब हम बात करने वाले हैं स्टेबिलिटी की, यानी कि हम ये बात करने वाले हैं कि कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट किसके लिए स्टेबल होता है। तो बेसिकली अब हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये कौन डिफाइन करेगा कि कौन सा वाला ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा? हम नोटिस करते हैं कि ये जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मतलब अगर मैं ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, ये जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं, इट इंक्रीजेस। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों, ऐसी क्या खास बात हो रही है? तो बहुत ध्यान से समझना है। हो क्या रहा है कि देखो जब हम ऊपर हैं, जैसे बोरोन में है, एल्यूमिनियम में है, चलो ठीक है, इनके तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस सिंपल हैं, इसमें d ऑर्बिटल्स आ नहीं रहे हैं, राइट। मैंने बताया था कि इस लेसन के अंदर आपको अगर ये स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर जो शील्डिंग इफेक्ट की हम बात करते हैं वो अगर आपको समझ आ गया तो ये सारे रीजंस आपको आराम से समझ आ जाएंगे। अब हो क्या रहा है कि जैसे ही हम गैलियम पे पहुंच रहे हैं, यहां पर आ जा रहा है मेरा 3d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब उसके नीचे सब जगह d और f ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं। देखो इंडियम में भी है 4d, थैलियम में तो 5d है, साथ साथ 4f भी है, करेक्ट। तो हो क्या रहा है कि जैसे ही हमारे ये d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स आ जा रहे हैं, हमें क्या पता है कि ये जो d ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इनकी शील्डिंग इफेक्ट बड़ी खराब होती है। ये तो हमने सीख ही लिया है ना। तो चूंकि इनकी शील्डिंग काफी खराब होती है, तो ये एक बहुत ज्यादा मजबूत दीवार या एक मजबूत पार्टीशन की तरह काम नहीं करता है, जिसकी वजह से जो मेरा न्यूक्लियस है ना, वो अभी भी इस 4s को बड़े स्ट्रांगली पकड़ के रखता है, ठीक है। जहां पर भी मेरा न्यूक्लियस है वो 4s को जो है ना अभी भी कस के पकड़ा रहता है, तो इसे वो जाने नहीं देता है आसानी से, राइट। तो मतलब आसानी से कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन लूज होता है? 4p वाला। तो यानी कि इसके केस में मेरा जो +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होगी। अब जैसे जैसे देखो हम नीचे जा रहे हैं, जब हम क्रिप्टन में गए तो यहां पर क्या है, यहां पर भी मेरे 4d वाले इलेक्ट्रॉन्स है, जिसकी वजह से ये 5s जो है न्यूक्लियस के से क्लोजली बंधा रहेगा। तो क्या निकलेगा, किसके निकलने की चांसेस ज्यादा है? 1 इलेक्ट्रॉन जो 5p में है, तो इसीलिए इसका भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा। और नीचे जाएंगे तो यहां पर d के साथ साथ f भी हैं, और F की भी जो शील्डिंग इफेक्ट होती है वो पुअर होती है, राइट। तो मतलब हम जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, चूंकि ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स बीच में आते जा रहे हैं, तो क्या होता जा रहा है कि जो S वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, जैसे 4s, यहाँ पर 4s, तो जैसे यहाँ पर 4s, यहाँ पर 5s, यहाँ पर 6s, ये s वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं और ज़्यादा कस के न्यूक्लियस की तरफ बंधते जा रहे हैं, इसीलिए उन्हें आसानी से रिलीज करने नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो फिर क्या निकल रहा है? सिर्फ बाहर का ये जो 4p, 5p, 6p है, इन्हीं के इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। इस वजह से इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे +1 की स्टेबिलिटी उतनी बढ़ती जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि थैलियम के केस में जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल, ठीक है। सबको बात समझ में आ गई। लेकिन जब हम ऊपर देख रहे थे, जैसे एल्यूमिनियम की बात करें, तो यहाँ पर पुअर शील्डिंग वाला तो कोई है नहीं, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर वो शील्डिंग इफेक्ट का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और बता दूं
कि इस वाले जो इस इफेक्ट को, जिससे जो आउटर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जैसे यहाँ पर 4s2, यहाँ पर 5s2, यहाँ पर 6s2, जब ये दूसरों के साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं, इसे हम इनर्ट पेयर इफेक्ट भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे अलग अलग जगहों पर। तो फिलहाल सबको ये समझ में आ गया कि इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होते हैं। चलो आगे बढ़ें। तो अब बात करते हैं नेचर ऑफ कंपाउंड्स। तो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये किस तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं या आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, कैसे पता चलेगा हमें? चलो देखें, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो, अगर हम बात करते हैं बोरॉन की, ठीक है, बोरॉन का तो हमें पता ही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ यूं होता है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि बोरोन के अंदर ना, हमने पहले ही बताया था राइट, कि किसी भी ग्रुप का जो टॉप वाला एलिमेंट होता है ना, वो हमेशा कुछ ना कुछ अलग बिहेव करता है, ठीक है। तो बोरॉन के केस में हम देखते हैं कि कुछ खास बातें हैं, जैसे कि एक तो ये कि ये बहुत स्मॉल है, साइज में बहुत छोटा है। दूसरी खास बात ये कि इसका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत हाई है। इनफैक्ट सिर्फ हाई नहीं बोलूंगी, वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिस्कस किया था राइट। तो अगर इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कुछ 800 के आसपास थी, जहां पर दूसरों की वैल्यूज जो थी वो 300-400 में ही थी, ठीक है। तो मतलब इसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत हाई है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत है, ठीक है। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि चलो ठीक है यार, इतना एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसलिए बोरोन सोचता है कि इससे बढ़िया है कि मैं इलेक्ट्रॉन शेयर कर लूं। तो बोरोन जो है इट जनरली प्रेफर्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसमें फिर पूरा इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत नहीं है, बोरोन के पास जो भी है ये दूसरों के साथ शेयर कर लेगा शेयरिंग बेसिस पे। और जहां पर शेयरिंग होती है वहां पर कैसे बॉन्ड बनते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो इसीलिए कंपाउंड्स कैसे बनेंगे? कोवेलेंट कंपाउंड्स। सबको समझ आ गया? बहुत अच्छा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थी बोरोन की कहानी, जो कि हमेशा थोड़ा हटके है। अब हम नोटिस करते हैं कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, जैसे जब हम एल्यूमिनियम पे जाते हैं, तो एल्यूमिनियम के केस में हम नोटिस करते हैं कि ये कोवेलेंट कंपाउंड्स भी बनाता है और ये आयोनिक कंपाउंड्स भी बनाता है। कहने का मतलब है कि यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी हो सकती है और यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी हो सकता है, क्योंकि इसका आयोनाइजेशन एनर्जी उतना हाई नहीं है। और जब हम उससे भी नीचे चले जाते हैं, जैसे कि अगर हम गैलियम, इंडियम, थैलियम इनकी बात कर रहे हैं, तो इनके केस में हम देखते हैं कि ये जो है ये सभी आयोनिक कंपाउंड्स ही बनाते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो टेंडेंसी टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स इज इंक्रीजिंग। तो बच्चों यही खत्म होता है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज का ट्रेंड, और अब बारी है केमिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। तो अब आएंगे ढेर सारे रिएक्शंस, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, हमें सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करेंगे और आप देखना एकदम स्मूथली, बिल्कुल स्मूथली खत्म हो जाएगा हमारा बोरोन फैमिली, ठीक है। तो यहां पर हम 4 रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। रिएक्शन विथ एयर, रिएक्शन विथ एसिड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फ्रॉम ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्सपेक्टिव, इसीलिए मैंने इसे स्किप नहीं किया, ठीक है। तो रिएक्शन विथ एसिड कवर करेंगे, रिएक्शन विथ एल्कली या फिर बेस कवर करेंगे, और रिएक्शन विथ हैलोजेंस। तो चलो शुरू करें। तो शुरुआत करेंगे विथ रिएक्शन विथ एयर। एयर के साथ, अब एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। तो देखेंगे कि कैसे हमारी बोरोन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो बात अगर करें हम बोरॉन की, तो बोरॉन कंपैरेटिवली थोड़ा लेस रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो होता है, बोरॉन का स्ट्रक्चर बताया था ना, आइकोसाहेड्रन, तो इतना स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है कि इसे तोड़ना इतना आसान नहीं होता है, करेक्ट। तो हम देखते हैं कि क्रिस्टलीन फॉर्म में या फिर प्योर फॉर्म में तो बोरोन एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन एमोर्फस फॉर्म में ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपना ऑक्साइड जरूर बनाता है। अब जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा है कि एमोर्फस फॉर्म क्या है, तो देखो भाई, क्रिस्टलीन फॉर्म वो होता है जो क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है। जैसे अगर आप चीनी को देखो, चीनी में दाने दाने दिखते हैं आपको, राइट, लेकिन वही जब उसी चीनी को आप पीस देते हो तो वो पाउडर के फॉर्म में हो जाता है, राइट। तो एमोर्फस इज बेसिकली माइक्रो क्रिस्टलिन, आप कह सकते हो। तो एमोर्फस इज लाइक पाउडर्ड फॉर्म एंड क्रिस्टलिन इज लाइक प्रॉपर, जहां पर आपको क्रिस्टल में उसके पीसेस दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये तो था बोरोन।
अब अगर बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की खास बात यह है कि एल्यूमिनियम के ऊपर ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है, और ये लेयर एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है, जो एल्यूमिनियम को फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट होने से बचाता है। इसीलिए आपने देखा होगा, अगर आपके घर में एल्यूमिनियम के बर्तन हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि उसमें ना एक लेयर सी बन जाती है। तो वो जो लेयर बनती है दैट इज द Al2O3 या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर। तो यार सिर्फ ये जानने से नहीं चलेगा, रिएक्शंस देखते हैं। तो इन जनरल हम देखते हैं कि बोरोन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके E2O3 इस फॉर्मेट के ऑक्साइड्स बनाते हैं, और एयर में जो नाइट्रोजन है उसके साथ कंबाइन करके En फॉर्मेट के नाइट्राइड्स बनाते हैं। यहां पर E क्या है? E इज रिप्रेजेंटिंग द पर्टिकुलर एलिमेंट। जैसे बोरोन के केस में B2O3 बनाएगा, एल्यूमिनियम के केस में Al2O3 बनाएगा। उसी तरह नाइट्राइड की बात करें तो बोरोन के केस में Bn बनाएगा, एल्यूमिनियम के केस में Aln बनाएगा। तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो एक जनरल बात हो गई, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि भैया एक एक एलिमेंट कैसे चीजें बना रहा है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं हम लेट्स से ऑक्साइड्स की, ठीक है। तो अगर हम ऑक्साइड्स की बात करें तो बोरोन कैसा ऑक्साइड बनाएगा? बोरोन का ऑक्साइड B2O3, एल्यूमिनियम का Al2O3, गैलियम का Ga2O3, इंडियम का In2O3 एंड थैलियम का Tl2O3। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको ये याद रखने की, ये रटने की जरूरत है कि बोरोन फैमिली में E2O3 फॉर्मेट का बनता है ऑक्साइड? जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बोरोन फैमिली के ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होते हैं, राइट? जैसे मान लो अगर मैं बात करूं लेट्स से इंडियम की, ठीक है, तो इनके पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ऑक्सीजन के पास होता है 2-, इनके पास होता है +3, तो क्रिस क्रॉस कर दोगे तो हो जाएगा ना E2O3, राइट? तो लगभग इस तरीके से जो है आप आइडिया लगा सकते हो कि ऑक्साइड किस फॉर्मेट का बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इनके ऑक्साइड के नेचर की। तो हम नोटिस करते हैं कि जो बोरॉन का जो ऑक्साइड है ये किस नेचर का होता है। मतलब अगर मैं पूछूं ये एसिडिक होगा या बेसिक, तो आप कुछ गेस कर सकते हो? ट्राई करो। ये एसिडिक नेचर का होगा। क्यों होगा ये एसिडिक नेचर का? क्योंकि ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक एंड बोरॉन इज नॉट अ मेटल, राइट? तो इसीलिए बोरॉन का जो ऑक्साइड है वो एसिडिक होगा, ठीक है। जब हम थोड़ा और नीचे जाएंगे, जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, गैलियम का ऑक्साइड, ये क्या होते हैं? ये एम्फोटेरिक होते हैं। और अब तक तो सबको पता ही है एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है। मतलब ये एसिडिक की तरह भी बिहेव करता है और बेसिक की तरह भी बिहेव करता है, ठीक है। थोड़ा और नीचे जाएंगे, जैसे इंडियम का और थैलियम का ऑक्साइड, तो इनका क्या होगा? अब तो सबने गेस कर लिया होगा। ऊपर एसिडिक से शुरू किया था, फिर बोथ एसिडिक बेसिक, तो ऑब्वियसली नीचे आते आते जो है ये पूरा बेसिक हो जाएगा। तो बेसिकली जो ऑक्साइड का नेचर है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो बेसिक नेचर इंक्रीजेस, ठीक है। ये मेरा ऑक्साइड का ट्रेंड हो गया। तो चलो अब बारी है बात करने की रिएक्शन विथ नाइट्रोजन की, ठीक है। तो हम नोटिस क्या करते हैं कि ये जो हमारे ऊपर के दो एलिमेंट्स हैं, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम, तो इन दोनों की अगर मैं बात करूं, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम की, तो दे रिएक्ट विथ नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन कैसे कंडीशन में? एट हाई टेम्परेचर। एट हाई टेम्परेचर में ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? नाइट्राइड्स, जैसे कि बोरॉन नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ठीक है। लेकिन अगर मैं नीचे के इन तीन एलिमेंट्स की बात करूं, जैसे कि गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ये जो है दे डू नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रोजन। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना, दीज आर लाइक स्मॉल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, बट ये आपको काम बहुत आ सकता है, क्योंकि एग्जाम में जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी इस तरह के क्वेश्चन फॉर्म कर दिए जा सकते हैं, या फिर आपको कोई रिएक्शन दे दिया जा सकता है कि भाई गैलियम जो है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, बताओ प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो दीज आर लाइक फैक्ट्स, ठीक है। बट अगर आपको एक बार ये आपने बोरोन फैमिली का ये ग्रुप बना लिया और उसके बाद सारी प्रॉपर्टीज को आप समझते चले गए, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े।
तो अब टाइम आ गया है ये सीखने का कि कैसे रिएक्शंस होते हैं विथ एसिड्स। नाउ बच्चों, मैं पहले ही ये डिस्क्लेमर दे दूं कि ये टॉपिक बहुत से बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पर ना कुछ खास रिएक्शंस दिए हुए नहीं हैं, बट आपके एग्जाम्स में ना कई तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड। कई बार आपको रिएक्शंस दे दिए जाते हैं, रिएक्टेंट साइड दिया हुआ होता है, प्रोडक्ट्स आपको बताना होता है, और बहुत से बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं बिल्कुल इसको कॉन्सेप्ट से समझाऊंगी। तो यहां पर इससे पहले कि हम एसिड्स के साथ रिएक्शन देखें, तो यहां पर मैं बता दूं कि हम दो तरह की एसिड्स की बात करेंगे। ठीक है, एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, एक नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स ऐसे एसिड्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, और नॉन ऑक्सीडाइजिंग जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स नहीं है। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एसिड ऑक्सीडाइजिंग है, कौन सा नॉन ऑक्सीडाइजिंग है? तो यहां पर एक छोटा सा टिप है जो मैं शेयर करूंगी, बट ये जनरली ट्रू होता है। ठीक है, स्टार मार्क लगा हुआ है। तो हम नोटिस करते हैं जितने ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स होते हैं ना, उनके एनायन वाले स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन होता है। सो जनरली ऐसा होता है। ठीक है, हालांकि अभी फिलहाल मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देने वाली हूं, और अगर एक बार आपको ये एग्जांपल्स पता है इन एसिड्स के, तो आई थिंक यू आर प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम। ठीक है, तो चलो देखें कुछ एग्जांपल्स। तो चलो ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये कुछ ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के एग्जांपल्स हैं, जैसे कि नाइट्रिक एसिड HNO3, परक्लोरिक एसिड HClO4, क्लोरिक एसिड HClO3, क्रोमिक एसिड H2CrO4 और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये कुछ ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स हैं, और जैसा कि मैंने पिछले थोड़े ही कुछ सेकंड्स पहले आपको बताया था कि जनरली ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स में के एनायंस में क्या होता है, ऑक्सीजन आयन। तो इन सब के फॉर्मूला को देखते हुए आपको पता लग रहा होगा कि वो ऑक्सीजन आयन वाला जो छोटा सा मेमोरी टिप था, दैट कैन हेल्प यू टू आइडेंटिफाई कि ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड है या नहीं, बट वो जनरली होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स लेते हैं नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स किसके हैं, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के। ठीक है, तो अब आप ये पूछ सकते हो कि अच्छा मैम एक बात बताइए, जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है उसको आपने ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स में रखा है, पर डाइल्यूट H2SO4 का क्या? सो जो डाइल्यूट H2SO4 है ना, दैट विल कम अंडर नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। ऐसा क्यों, अभी देखो पता लगेगा, हम डिस्कस करेंगे कुछ चीजें। ठीक है, तो लगभग जो है ना ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो इनमें से जो थोड़े पॉपुलर वाले एसिड्स हैं, जैसे कि HNO3, H2SO4, HCl, इनसे रिलेटेड आपको कई बार क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिलते हैं अपने एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एंट्रेंस एग्जाम पर्सपेक्टिव। वहां पर ना इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको मिस मत करना, क्योंकि बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली हम इसको समझ लेंगे कि कैसे हम रिएक्शंस लिखते हैं विथ एसिड्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं, अब सोचने वाली बात क्या है कि भाई ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ मेरे बोरोन फैमिली के एलिमेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, उसी तरह नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ ये कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन जनरल समझते हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स जो हैं ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए ये जो होते हैं ये कई बार ना जो बहुत लेस रिएक्टिव मेटल है उनको भी ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ठीक है, तो इन जनरल एक मेटल का एग्जांपल लेते हैं जो लेस रिएक्टिव है, जैसे कि कॉपर। अब हम ये देखेंगे कि कॉपर क्या है, बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल है, ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव मेटल है, ऐसा हम सोच सकते हैं। तो अगर हम कॉपर के साथ लेट्स से रिएक्ट कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ध्यान दो कॉन्सेंट्रेटेड HCl रिएक्ट करा रहे हैं, क्या होता है, नो रिएक्शन, कुछ भी नहीं होता है, जबकि हमने कॉन्सेंट्रेटेड HCl को रिएक्ट कराया। क्यों कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड HCl क्या है, HCl जो है ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, इसीलिए मेरा कुछ भी रिएक्शन नहीं हुआ, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड HCl जो है ये कॉपर को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम उसी कॉपर के साथ रिएक्ट कराते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट HNO3, तो क्या होता है, हम देखते हैं कि रिएक्शन होता है, और जो मेरा कॉपर है ये ऑक्सीडाइज होकर Cu2+ फॉर्म में चला जाता है। राइट, और भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो अभी समझने की बात यह है कि अगर जो एसिड है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, तो वो एक ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव मेटल को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला पॉइंट जो आपको समझ में आना चाहिए।
जो आ चुका होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। कभी कभी क्या होता है कि एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड के केस में आपने देखा कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग होता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये ऑक्सीडाइजिंग होता है, ठीक है। तो जैसे कि लेट अस सपोज जब हम कॉपर को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये जो है कॉपर को ऑक्सीडाइज कर देता है, इसको Cu2+ के फॉर्म में ले जाता है। लेकिन वहीं जब हम उसी कॉपर को डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये जो है इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये दो बातें सबको समझ में आ गई। तो चलो अब देखते हैं कि हमारे पास जो भी एलिमेंट्स हैं वो जब ऑक्सीडाइजिंग एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, और जब वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड से रिएक्ट करेंगे तब क्या होगा। तो अब आप लोग तैयार हो ये देखने के लिए कि एसिड्स के साथ रिएक्शन कैसा होता है, ठीक है। सिर्फ ये दो बातें याद रखनी है। अगर आपका एलिमेंट जो है वो किसी ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उस केस में एक गैस लिबरेट होगा। और कौन सा गैस लिबरेट होगा ये डिपेंड करेगा एसिड पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो NO2 गैस एमिट होगा, ठीक है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो SO2 गैस एमिट होगा, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द एसिड एक गैस एमिट होगा यहां पर, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो एलिमेंट है ये एक नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वहां पर हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। तो यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जब प्रोडक्ट लिखना होता है ना तो वो मेन प्रोडक्ट तो लिख देते हैं, बट साथ में गैस कौन सा निकलेगा, NO2 निकलेगा, SO2 निकलेगा या H2 निकलेगा, इसमें बच्चे हो जाते हैं फुल्ली कंफ्यूज्ड, ठीक है। लेकिन हम सारे कंफ्यूजन क्लियर करेंगे अभी बाय टेकिंग अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है। बट आपको ये दो बातें याद रखनी है कि अगर ऑक्सीडाइजिंग एसिड है तो आपका क्या निकलेगा, कोई गैस निकलेगा जो कि रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ दैट एसिड होगा, ठीक है। और अगर नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है तो डाईहाइड्रोजन यानी कि H2 लिबरेट होगा, ठीक है। सभी लोग तैयार हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए? लेट्स टेक अ लुक। तो ये है हमारे प्रैक्टिस करने वाले एग्जाम्पल्स। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि ये हमारे कुछ ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स थे और ये हमारे कुछ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स थे, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया है। और हमने क्या पढ़ा कि जब कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एसिड रहेगा तो क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, हमें कोई गैस लिबरेट होगा। मतलब वो गैस जो है नाइट्रिक एसिड के केस में NO2 होगा, सल्फ्यूरिक एसिड के केस में SO2 होगा एंड सो ऑन। और जब भी नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड रहेगा तो क्या लिबरेट होगा, H2, ठीक है। चलो इन एग्जाम्पल्स को ट्राई करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, बोरोन प्लस डाइल्यूट H2SO4। तो भाई डाइल्यूट H2SO4 किधर बिलोंग करता है, डाइल्यूट H2SO4 जो है ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बिलोंग करता है, राइट। तो बोरोन तो है वैसे ही भाई थोड़ा लेस रिएक्टिव होता है, तो ऊपर से नॉन ऑक्सीडाइजिंग तो क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। दूसरा देखते हैं, बोरोन प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। HNO3 कहाँ बिलोंग करता है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड के अंदर आता है HNO3। तो यानी कि यहाँ पर कौन सा गैस एमिट हो जाएगा, यहाँ पर एमिट हो जाएगा NO2। HNO3 है तो NO2 एमिट हो जाएगा और क्या बन जाएगा, H3BO3। अब देखो बोरोन प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कहाँ पे है, ऑक्सीडाइजिंग वाले साइड पे है, तो यहाँ पर भी गैस एमिट होगा। गैस क्या हो जाएगा, H2SO4 है तो यहाँ पर SO2 एमिट हो जाएगा और साथ में आ जाएगा H3BO3। देखो अब आसान है, कुछ खास मुश्किल तो है नहीं। अब देखो एल्यूमिनियम प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कहाँ है, इधर है ऑक्सीडाइजिंग वाले साइड में, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी NO2 निकलेगा और Al2O3 निकलेगा। बट होता क्या है कि ये जो Al2O3 निकलता है, याद है मैंने बताया था कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो बनता है ना ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है एल्यूमिनियम के ऊपर, जिसकी वजह से फर्दर आगे जाके ना ये और ऑक्सीजन या और किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो फिलहाल के लिए Al2O3 बनाएगा और वो जो NO2 है ना वो बहुत ही कम क्वांटिटी में निकलेगा। तो बेसिकली ये बन जाता है एक प्रोटेक्टिव लेयर जो फर्दर रिएक्शन को होने से रोक देता है, ठीक है। आगे देखते हैं एल्यूमिनियम प्लस डाइल्यूट HCl। तो इसके साथ डाइल्यूट HCl कहाँ पर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इधर है नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, तो यानी कि यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ पर मिलेगा हमें हाइड्रोजन गैस और साथ ही में क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3।
उसी तरह बात करते हैं थैलियम प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। HCl किधर है? नॉन ऑक्सीडाइजिंग में है, चाहे डाइल्यूट हो चाहे कॉन्सेंट्रेटेड। तो यहाँ पर भी मुझे क्या मिल जाएगा? हाइड्रोजन, और साथ में मिलेगा TlCl3। सॉरी, यहाँ पर मिलेगा TlCl, क्योंकि जो Tl का मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज क्या? दैट इज +1, जो थैलियम है उसका। चलो आगे बढ़ते हैं। Tl प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, इसके केस में क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इधर है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि यहाँ पर गैस निकलेगा NO2, और साथ में इसका Tl का जो नाइट्रेट है वो बन जाएगा, दैट इज TlNO3। ठीक है, क्योंकि Tl का +1, तो यहाँ हो जाएगा NO3 माइनस और Tl +1, ये दोनों मिलके TlNO3 बना देगा। आगे एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, गैलियम प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ये किधर है? ये इधर है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड के अंदर है, तो यानी कि यहाँ पर गैस निकलेगा SO2, और ये गैलियम का बन जाएगा सल्फेट, यानी कि Ga2SO4। ठीक है, तो अब आई गेस ये जो रिएक्शंस हैं इनका आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया है कि किस तरह से इनके प्रोडक्ट्स बनाने हैं। तो इसीलिए आपको हर एक रिएक्शन को रटने की जरूरत नहीं है, बस इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम रिएक्शन विथ एल्कली या फिर रिएक्शन विथ बेस। तो हम नोटिस करते हैं कि बोरोन, जो कि मैंने पहले भी कहा था कि थोड़ा कम रिएक्टिव होता है, तो वो जनरली मॉडरेट टेम्परेचर पे तो एल्कली से रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन काफ़ी हाई टेम्परेचर पे ये एल्कली से रिएक्ट करता है। लेकिन वहीं अगर हम एल्यूमिनियम या गैलियम की बात करें तो ये एक्वस एल्कली से, बेस इन एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट भी करता है। तो चलो रिएक्शंस देखें। तो रिएक्शन के टर्म्स में सबसे पहले देखते हैं बोरोन का रिएक्शन विथ एल्कली। तो लेट अस सपोज कि बोरोन को हमने रिएक्ट कराया KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। कैसे टेम्परेचर पे? एट मॉडरेट टेम्परेचर पे तो ये रिएक्ट ही नहीं करेगा। कैसे टेम्परेचर पे करेगा? हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करेगा। तो लेट अस सपोज जो मेरा टेम्परेचर है दैट इज ग्रेटर देन 773 केल्विन। तो इतने हाई टेम्परेचर में ये रिएक्ट करके बनाएगा K3BO3 प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। ठीक है, तो ये गैस निकल जाएगा, ये बन जाएगा, और ये दोनों रिएक्ट करेंगे। तो अब अगर इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर दें तो ये कुछ यूं हो जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन के टर्म्स में इस तरह से रिएक्ट करेगा बोरोन विथ एल्कली या फिर बेस। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम एंड गैलियम की। ठीक है, तो इनका रिएक्शन थोड़ा देखेंगे ध्यान से, क्योंकि ये थोड़ा सा ना देख के पेचीदा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? एल्यूमिनियम किस तरह के बेस से रिएक्ट करेगा? एक्वस एल्कली। ठीक है, यानी कि एल्यूमिनियम रहेगा, एक बेस रहेगा, लेट्स से NaOH, बट चूंकि हम एक्वस एल्कली की बात कर रहे हैं तो यानी कि यहाँ पर वाटर भी है। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? देखो नॉर्मली Al जो है NaOH के साथ मिलेगा तो बनाएगा AlOH3। ठीक है, यही बनाएगा, बट यहाँ पर H2O भी है, तो यानी कि H2O में एक और OH माइनस है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा AlOH4। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो है ये माइनस आयन रहेगा, एनायन। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? Na+ है, तो यहाँ पर Na+ आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला देख के काफी टफ लगता है, बट इसको अगर आप इस तरह से सोच के ध्यान रखो तो इट इज इजी। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो। टेट्रा क्यों? क्योंकि 4 हाइड्रोक्सो आयन है, तो ये हो जाएगा सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट आयन। समझ के अगर आप नाम को भी पढ़ोगे तो इतना मुश्किल नहीं लगेगा। क्या हो गया? ये सोडियम हाइड्रोक्सो टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट आयन। ठीक है, ये बनेगा, और इसके साथ में क्या बनेगा? इसके साथ में H2 रिलीज होगा, है ना। अब अगर इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर दोगे तो ये कुछ यूं हो जाएगा। और ठीक इसी तरीके से रिएक्शन गैलियम के साथ भी होगा। तो अगर गैलियम वाला रिएक्शन मैं आपको खुद से लिखने के लिए कहूं तो क्या आप लिख लोगे? आई एम प्रिटी श्योर आप लिख लोगे। ठीक है, तो यहां पर भी NaOH रहेगा और H2O भी रहेगा। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा बताओ? गैलियम का हाइड्रोक्साइड रहेगा, यहाँ का एनायन, राइट। तो ये कुछ ऐसा होगा GaOH4, ये पूरा मेरा एनायन रहेगा, और मेरा कैटायन क्या है? Na+। ठीक है, और साथ में क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर दो
तो हो गया बैलेंस। तो इस तरीके से हम रिएक्शंस को समझते हैं, मतलब रिएक्शंस जो है ना वो हमको यूं ही रटना नहीं है, इनको हमें समझना है कि कहाँ से क्या बन रहा है, ठीक है। इवन इफ यू डू नॉट गेट इनटू द डिटेल्ड मैकेनिज्म, क्योंकि वो इस लेवल पे है नहीं आपके करिकुलम में, बट एटलीस्ट वो जो एक लॉजिक है ना वो आपके दिमाग में होना चाहिए। अब बारी है बात करने की रिएक्शन विथ हैलोजेंस। तो हम नोटिस करते हैं कि ग्रुप 13 के हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं ट्राई हैलाइड्स। जैसे कि बोरॉन बनाता है BCl3, एल्यूमिनियम बनाता है AlCl3, GaCl3 एंड सो ऑन। तो इस तरह के ट्राई हैलाइड्स बनाता है। अब हैलाइड्स है तो हैलोजन कोई भी हो सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम इनके नेचर की बात करें तो हम नोटिस करते हैं कि जो फ्लोराइड्स होते हैं वो आयोनिक नेचर के होते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स या आयोडाइड्स की बात करें तो ये कोवेलेंट नेचर के होते हैं। तो बोरोन ट्राईहैलाइड्स की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो ये कोवेलेंट नेचर के होते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि बोरोन जो है ये कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है ज़्यादा। चूंकि कोवेलेंट होता है तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होता है, पुअर कंडक्टर होता है। इतना ही नहीं, अगर इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर पाया जाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसकी वजह से इसका जो ज्योमेट्री होता है वो कैसा होता है, ये होता है प्लेनर ट्राइंगुलर। एक बहुत खास बात बोरोन ट्राईहैलाइड्स के बारे में ये है कि दे एक्ट एज लुईस एसिड। लुईस एसिड क्यों? क्योंकि दे हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। क्यों एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स? तो चलो बोरोन ट्राईहैलाइड लेट्स से BCl3 को ही देखते हैं, ठीक है। ये है BCl3। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि बोरोन का 1, 2, 3, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बना रहा है। तो अगर सिर्फ बोरोन पे फोकस करें तो बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो क्या बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ। बोरोन जो है इट स्टिल नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए इसको कहीं से भी ये 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो ये इसे एक्सेप्ट कर लेगा एंड दैट इज वाई इट बिहेव्स लाइक अ लुईस एसिड। इनफैक्ट एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरह से BCl3 जो है ये इजीली NH3 से जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर ले रहा है और क्या बना रहा है? BCl3NH3, तो जिसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। NH3 के साथ क्या सिचुएशन है? NH3 के साथ कुछ ऐसी सिचुएशन है कि नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 3 तो वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, लेकिन जो 2 हैं वो यूं ही लोन पेयर की तरह पड़े हुए हैं। तो ये BCl3 जो है इस 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। तो अब हम अगर इसके लुईस एसिड कैरेक्टर की बात करें, जैसे अलग अलग हैलाइड्स के साथ, जैसे बोरोन फ्लोराइड हो गया, ट्राईफ्लोराइड, ट्राईक्लोराइड, ट्राईब्रोमाइड, तो उनका जो एसिडिक कैरेक्टर स्ट्रेंथ है वो कुछ इस तरह से है कि बोरोन ट्राईफ्लोराइड सबसे कम है लुईस एसिड की तरह बिहेव करने वाला, उससे ज्यादा है बोरोन ट्राईक्लोराइड, उससे ज्यादा है बोरोन ट्राईब्रोमाइड। और आपको पता ही होगा कि ऐसा क्यों है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इन हैलोजेंस की वो अलग अलग है। जैसे फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उससे कम है क्लोरीन, उससे कम है ब्रोमीन। बात करेंगे एल्यूमिनियम हैलाइड्स की। इनके बारे में भी एक खास बात है। अगर हम एल्यूमिनियम के ट्राईहैलाइड की बात करें यानी कि AlCl3, इसकी अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना ये एक डाइमर होता है। अब आप पूछोगे कि डाइमर क्या होता है? डाई बोले तो 2, डाइमर बोले तो 2 पार्ट्स। मतलब AlCl3 में क्या होना चाहिए? 1 Al और 3 Cl, यही होना चाहिए। बट आप देखो यहाँ पर 2 यूनिट्स हैं AlCl3 के, राइट? 2 Al है और 6 Cl है। तो ये 2 यूनिट साथ में मिलकर के इसका स्ट्रक्चर हमेशा क्यों बनाते हैं? मेजरली फॉर स्टेबिलिटी। जिस तरह से हमने देखा था कि BCl3 के केस में जो बोरोन था वो एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज था, उसी तरह AlCl3 भी जो है ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है। और ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इस तरीके से 2 AlCl3 के यूनिट्स साथ में मिल करके बनाते हैं इस तरह का डाइमर, ठीक है। तो जिसका स्ट्रक्चर आप 3 डायमेंशन पे यहाँ पर देख सकते हो। अब बारी है बात करने की डायगोनल रिलेशनशिप की। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है पिछले कुछ वीडियोस में, जब हमने S ब्लॉक भी डिस्कस किया था। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो बोरोन फैमिली है, यहाँ पर बोरोन के साथ अगले पीरियड का सिलिकन का बहुत सारा सिमिलैरिटी होता है। तो किस तरह की सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहली सिमिलैरिटी, बोथ आर नॉन मेटल्स, दोनों ही मेटल तो नहीं है, राइट।
बोथ हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऑल्सो हाई डेंसिटी। तो ये भी छोटी छोटी सिमिलैरिटीज है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब कुछ हाई होता है। बोथ फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, बोथ एग्जिस्ट इन एमोर्फस एंड क्रिस्टलिन स्टेट एंड एग्जिबिट एलोट्रॉपी। दोनों के एलोट्रॉप्स होते हैं, बोरोन के एलोट्रॉप्स होते हैं, सिलिकॉन के एलोट्रॉप्स होते हैं। बोथ पोजेस क्लोजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लगभग बराबर है, एक का 1.8 है तो दूसरे का 2 है। Hydrides are gaseous and inflammable. Carbides of both boron and silicon are very hard and used as abrasive. अब देखो चूंकि इनकी जो बेसिक चीजें हैं ना उसमें इतनी सिमिलैरिटी है, राइट, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सिमिलैरिटी है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी सब कुछ सिमिलर है। इसकी वजह से अब इनका जो बिहेवियर है ना, इनका जो रिएक्शंस जो ये कर रहे हैं उससे जो बन रहा है उनमें भी सिमिलैरिटी है। जैसे हाइड्राइड्स में सिमिलैरिटी है, जैसे कार्बाइड्स में सिमिलैरिटी है। हैलाइड्स की अगर बात करें, दोनों के हैलाइड्स हाइड्रोलाइज विगरसली, बहुत इजीली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। ऑक्साइड्स की बात करें तो ऑक्साइड्स आर एसिडिक, क्योंकि दोनों ही नॉन मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स एसिडिक ही होते हैं। तो बच्चा पार्टी यहीं पर खत्म होता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का बोरोन फैमिली। तो मुझे उम्मीद है कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद बोरोन फैमिली के फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपके कॉन्सेप्ट्स हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। अगर हुआ है तो कमेंट्स में लिखना नहीं भूलना कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। और मैं आपको जल्दी ही मिलती हूं अगले वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बन फैमिली इन वन शॉट। सो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।